Bismillahirrahmanirrahim. Today the lecture is lecture number 9 and the topic is E1 and E1CB. आज का जो टॉपिक है वो है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन यानी E1 एलिमिनेशन और वो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन जिसमें कंजुगेट बेस CB स्टैंड्स फॉर कंजुगेट बेस ये इन्वॉल्व होती हैं। तो इस किस्म के एलिमिनेशन रिएक्शंस की का जो मैकेनिज्म है वो हम आज सीखेंगे। सो लर्निंग आउटकम यानी इस सेशन के बाद आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या है, या E1CB क्या है, और E1 और E1CB में क्या फर्क है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि E1 और E1CB एलिमिनेशन में जो है वो उनको अफेक्ट करते हैं, और किसी किस्म की कोई कंपटीशन है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के दरमियान तो वो आप उसको सीख सकेंगे। ये टॉपिक हमने आपके कोर्स कंटेंट से लिया है। सो आउटलाइन ऑफ दिस सेशन, E1 और E1CB का इंट्रोडक्शन, उनका मैकेनिज्म, काइनेटिक्स और कंपटीशन बिटवीन E1 एंड E2 और समरी ऑफ मेजर पॉइंट्स। सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन E1। E1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन वो होते हैं जिसमें कोई भी एक स्पीशी जो है वो एलिमिनेट होती है। स्पेशली दो ग्रुप्स जो है, एक हाइड्रोजन और एक लिविंग ग्रुप मिलके एलिमिनेट होता है। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ से ब्रोमाइड रिमूव हुए हैं और हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव होता है। तो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्म में ये रिमूव होता है। तो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड फ्रॉम हेयर टू गिव यू दिस एल्कीन, इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन कहेंगे। यानी इसमें कोई खास ग्रुप जो है, दो ग्रुप्स जो हैं वो मिलके इसमें से रिमूव हुए हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसका रिजल्ट हुआ है। तो एलिमिनेशन E1 इसलिए कहते हैं कि ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन कहते हैं। मोस्टली आपको ज्यादातर सबस्ट्रेट जो कि टर्शरी होते हैं उनमें आप E1 या SN1 रिएक्शंस होते हैं। E1 में एलिमिनेट होते हैं, पूरा ग्रुप एलिमिनेट होता है, रिमूव होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर में ब्रोमाइड की जगह एक और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। तो आप इन दोनों में देखें तो ये जो आपको फर्स्ट उसमें ये नजर आ रहा है ये E1 एलिमिनेशन है। E1 एलिमिनेशन में सबसे पहले सबस्ट्रेट में जो लिविंग ग्रुप होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो पहले रिमूव होगा, उससे कार्बोकैटाइन बनेगा और उसके बाद जो है वो जो वीक बेस होती है वो साथ बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करती है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह इसको हम E1 एलिमिनेशन कहते हैं जिसमें कार्बोकैटाइन जो है वो एज एन इंटरमीडिएट बना है। SN1 में भी कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट होता है, इसी तरह ब्रोमाइड रिमूव होता है और कार्बोकैटाइन बनता है। लेकिन यहाँ से एलिमिनेशन की बजाय यानी वाटर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की बजाय वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, कार्बन पे अटैक करता है और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। तो E1 हो SN1 हो, इसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो टर्शरी सबस्ट्रेट होता है। टर्शरी टर्शरी एल्काइल हैलाइड है जो कि आसानी से कार्बोकैटाइन बनाता है और फिर उसके बाद या तो उससे कुछ जो है वो ई एलिमिनेशन की तरफ चले जाते हैं और कुछ जो है SN1 की तरफ चले जाते हैं। इस तरह हमें दो किस्म के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। E1 जो मैकेनिज्म है वो हमेशा स्टेप वाइज होता है। इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप
सरफेस को लीव करता है, ये स्लो होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इससे बनता है कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। और उसके बाद वो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट जो है उससे जो है बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होती है। ये देखें, इसने इस पे अटैक किया, बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आई और आपको मिला एक अल्कीन या एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें वाटर जो है ये देखिए वाटर ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में यहाँ से ये रिमूव हुआ है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से क्लोराइड रिमूव हुआ था, फिर ये H+ इस क्लोराइड के साथ मिलके HCl बनाता है। तो इस तरह HCl बाई प्रोडक्ट है और ये हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। ये जो अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट हमारे पास आया है ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। चूंकि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन बना है, सेकेंड स्टेप में एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना है, इसलिए इसको हम E1 भी कहते हैं क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसे हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन यानी E1 मैकेनिज्म कहेंगे। इसकी सेकंड एग्जांपल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं जिसमें ये ब्रोमाइड है, साइक्लिक ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड रिमूव होता है, पहले पॉजिटिव चार्ज बनता है, फिर वाटर जो है यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन ये भी है, यहाँ से रिमूव होगा, या ये भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यानी 2 किस्म के प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। हमेशा हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए ये उसका मेजर प्रोडक्ट है। चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, एक ही सबस्ट्रेट पे, तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी कह सकते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट जो है इसमें सेडजेफ प्रोडक्ट होता है जो कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी हम इनकी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इन डायग्राम्स को देखें तो इसमें एक डायग्राम SN1 के लिए है, दूसरी E1 के लिए है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों में स्टेप वाइज मैकेनिज्म है, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन सेम है, और उसके बाद जो है न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, वो एज अ बेस एक्ट करता है तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनता है। आप देख सकते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास कार्बोकैटाइन बना है फर्स्ट स्टेप में, और जो कि उसके बाद हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दिया है, जबकि इसमें यही सबस्ट्रेट उसी तरह कार्बोकैटाइन बना और फिर उसी तरह हम उसके बाद एलिमिनेशन हुई और ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है। दोनों एनर्जी प्रोफाइल आइडेंटिकल हैं, ये SN1 की है और ये जो लास्ट में दी गई है ये E1 की है। दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इसीलिए दोनों के साथ एब्रिविएशन 1 लिखा हुआ है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसी तरह ये जनरलाइज फॉर्म में दोनों में इसी तरह सेम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनती है। रिजियो सेलेक्टिविटी मीन्स के डबल बॉन्ड कहाँ पे अपीयर होगा, कौन सी पोजीशन लेगा। तो उसके लिए आप ये ध्यान में रखें, ये अगर ये इस तरह का सबस्ट्रेट हो तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये पहले क्लोराइड रिमूव होगा, कार्बोकैटाइन बनेगा और वीक बेस इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तीनों आइडेंटिकल हैं और हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है। मसला वहां आता है जहां पे हमें एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो। अब देखिए, एक हाइड्रोजन ये है, डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, और एक हाइड्रोजन ये है, डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये इंटरनल डबल बॉन्ड होगा, ये देखिए ये इंटरनल डबल बॉन्ड है और ये टर्मिनल डबल बॉन्ड है। ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, इसे हम सेडजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट हैं। तो इसीलिए हमें जो इस किस्म के अनसिमेट्रिकल टर्शरी अल्काइल क्लोराइड में जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2 किस्म के मिलते हैं, एक हॉफमैन प्रोडक्ट, एक सेडजेफ प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है और वो हमें मेजर प्रोडक्ट के तौर पर
ऑब्जर्व किए मिलता है। E1 रिएक्शन में हमें हमेशा ये जो सर्कल्ड प्रोडक्ट है, ये वाला एनसर्कल्ड प्रोडक्ट, ये हमें मिलता है। ये मेजर प्रोडक्ट के तौर पर होता है, इसे हम सेड्जेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। वो एलिमिनेशन रिएक्शन, एक यहाँ पे एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की स्पेसिफिक एग्जांपल जो है वो सिलेक्ट की गई है। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। ये हमारे पास अल्कोहल है, आप सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करें तो ये प्रोटोनेट हो जाता है। OH इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, बट OH2 प्लस इज गुड लिविंग ग्रुप। तो ये यहाँ से इसको रिमूव करता है तो कार्बोकैटाइन बनता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। कार्बोकैटाइन बनने के बाद अब पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो तो डबल बॉन्ड यहाँ अपीयर होगा, इंटरनल डबल बॉन्ड ये बनेगा। और अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो तो टर्मिनल डबल बॉन्ड बनेगा। ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। ये दिस फर्स्ट वन इज हॉफमैन प्रोडक्ट, दिस सेकेंड वन इज द सेडजेफ प्रोडक्ट जो कि डबल बॉन्ड दरमियान में बना है। ये भी सेडजेफ प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्क है, सिस और ट्रांस बनता है। तो ट्रांस चूंकि ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है तो सेडजेफ प्रोडक्ट हमें 50% ट्रांस होता है उसमें, और 30% सिस, और 20% सिर्फ हॉफमैन प्रोडक्ट बना है। तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है एग्जाम्पल है E1 एलिमिनेशन की। E1 मीन्स के इसमें सबस्ट्रेट पहले कार्बोकैटाइन बनाता है और सबस्ट्रेट का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो इसीलिए ये यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन है। E1 और E2 को आप कंपेयर करें तो सबस्ट्रेट का भी इम्पैक्ट होता है। जितने भी टर्शरी सबस्ट्रेट हैं वो E1 के जरिए होते हैं। E1 रिएक्शन जो है वो हमेशा कार्बोकैटाइन के जरिए चूंकि बनता है, इसके फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है। जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा उससे उसमें E1 की रेशो, E1 की मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। और E2 में चूंकि कोई ऐसा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होता, बल्कि ये बल्कि ये कंसर्टेड रिएक्शन होता है, तो चूंकि कार्बोकैटाइन चाहे स्टेबल ना भी हो तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइमरी जो होते हैं वो E2 के जरिए प्रोसीड करते हैं। फॉलोज सेडजेफ रूल E1 एलिमिनेशन में और E2 एलिमिनेशन दोनों में आपको जो है सेडजेफ रूल फॉलो करता हुआ नजर आएगा। मींस आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। तो इसीलिए E1 और E2 दोनों में आपको ये ट्रेंड जो है वो देखने में मिलेगा। tertiary carbocation, tertiary alkyl halide, then secondary and then primary. प्राइमरी जो है यूजुअली विल नॉट गो बाय E1। प्राइमरी का आप क्योंकि उससे कार्बोकैटाइन बहुत अनस्टेबल सा बनता है, इसलिए प्राइमरी E1 के जरिए कभी भी नहीं होगा। E1 में अगर हम बेस को देखें तो उसकी उसका जो रोल है वो ना होने के बराबर है, इसीलिए वो अनइम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बेस, वीक बेस भी चल जाती है, उसमें E1 एलिमिनेशन जो है वो होती है। E2 में बेस का अपना एक रोल था, लेकिन वो रोल E1 में मिसिंग है। तो जिस जहां पे आप देखें कि बेस जो है वो बहुत वीक बेस यूज हो रही है, और तो फिर E2 की बजाय आपने जो मैकेनिज्म लिखना है वो E1 लिखना है, या जिसमें कार्बोकैटाइन स्ट्रॉन्ग या स्टेबल कार्बोकैटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो उसमें भी आप E2 की बजाय E1 लिखेंगे। तो दोनों में सेडजेफ रूल फॉलो होता है। वो एलिमिनेशन रिएक्शन जो कि यूनिमॉलिक्यूलर तो होते हैं लेकिन उनमें कार्बोकैटाइन नहीं बनता, बल्कि CB यानी कंजुगेट बेस बनती है। E1CB यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंजुगेट बेस, जिनमें कंजुगेट बेस बनती है उन्हें हम E1CB कहते हैं। ऐसी जो स्पेशल टाइप ऑफ एलिमिनेशन होती है, गो कि ये रेयर होती हैं, कभी कभी होती हैं, लेकिन स्टिल
ये जो है ऑब्जर्व की गई हैं, तो इसलिए ये स्पेशल टाइप ऑफ एलिमिनेशन है जिसे हम कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन इन्वॉल्विंग कंजुगेट बेस, सीबी यानी कंजुगेट बेस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप ऐसे सबस्ट्रेट आपको दिखाई देते हैं जिनमें उनके साथ लिविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि बीटा हाइड्रोजन जब एब्स्ट्रैक्ट हो तो वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी कार्बेनाइन बनता है, नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। ये जो बेस होती है, ये जो नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है, ये स्टेबलाइज्ड होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इसकी स्टेबिलिटी इसका ड्राइविंग फोर्स है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव करती है, यहाँ हेलोजन जो है यहाँ से रिमूव होता है, और इस तरह इससे ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आया है। ये भी एलिमिनेशन है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ एलिमिनेशन है जिसमें कार्बोकेटाइन नहीं बल्कि कार्बेनाइन बना है, इसीलिए हम इसे कंजुगेट बेस भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे है, और कंजुगेट बेस जो है यानी बेस ने यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपीयर हुए है, दिस इज बेस। कार यहाँ पे ये कार्बेनाइन बना है जो कि यहाँ पे फिर एलिमिनेशन बनता जो है इससे होती है। इसकी खास बात यह है कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हॉफमैन होता है, सिड्जेफ नहीं। तो इसीलिए ये स्पेशल टाइप ऑफ एलिमिनेशन है जिसे हम यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन इन्वॉल्विंग कंजुगेट बेस यानी E1CB कहते हैं। ये भी दो स्टेप इसमें भी होते हैं जिस तरह के E1 में, लेकिन ये दो स्टेप डिफरेंट होते हैं। E1 में पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना था, E1CB में पहले स्टेप में कार्बेनाइन बनेगा, और ये उसके रिवर्स होता है। ये देखिए, इसमें पहले स्टेप में कार्बेनाइन बनता है और फिर उसके बाद उसमें एलिमिनेशन होती है। तो इंटरमीडिएट जो है इसमें कार्बेनाइन है, तो इसीलिए इसका जो ट्रेंड है वो भी रिवर्स हो जाता है एज कंपेयर टू कैटाइन। ये देखिए, मिथाइल एनाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एनाइन। तो इसीलिए तो ये ट्रेंड भी रिवर्स हो गया है, जो कि पहले E1 में ट्रेंड था उसके रिवर्स हो गया है। इसीलिए E1CB में जो रीजियो प्रेफरेंस है वो भी रिवर्स होती है, यानी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो भी रिवर्स हो गई है। E1 रिएक्शन में डबल बॉन्ड हाईली सब्स्टिट्यूटेड यानी सिड-जेफ प्रोडक्ट था। E1CB में लेस सब्स्टिट्यूटेड लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यानी हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद कार्बेनाइन इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देख सकते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इसके बाद जो है ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आता है तो ये OH रिमूव हो जाता है। तो इस तरह ये डबल बॉन्ड जो है वो बना है। तो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन एलिमिनेशन जिसमें कंजुगेट बेस इन्वॉल्व होती है, उसके लिए जरूरी है कि बीटा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, जैसे कि यहाँ पे ये कीटो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है। वो कीटो भी हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, इवन नाइट्रो भी हो सकता है। तो E1CB एलिमिनेशन में आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है, बेस ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ पे कार्बेनाइन बना, और फिर उसके बाद जो है उससे लिविंग ग्रुप जो है वो लीव किया। जबकि E2 एलिमिनेशन में ये उससे डिफरेंट है ना, E2 एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से यानी हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करती है। जबकि E1CB में ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट इसलिए करता है, यहाँ पे ये इसके साथ जो है ना इसके साथ कहीं पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है जो इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। इस तरह E2 जो है ये इधर से इसने रिमूव किया, एलिमिनेशन हुई, और
इस तरह, लेकिन E1 में अगर हम देखें तो कार्बोकैटाइन बनता है। E1CB में कार्बेनाइन बनता है और E1 में कार्बोकैटाइन बनता है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो इसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का रोल क्या है E1CB में। ये देखें, ये हाइड्रोजन जब एब्स्ट्रैक्ट होता है तो कार्बेनाइन बनता है, इसे हम कंजुगेट बेस भी कह सकते हैं, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आती है, ये OH रिमूव होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड अपीयर होता है। दिस इज कॉल्ड E1CB एलिमिनेशन। तो ये E1 है क्योंकि इसकी एक सबस्ट्रेट की ही कंसंट्रेशन जो है वो उस पर डिपेंड करता है, ओनली वन मॉलिक्यूलर स्पेशी पे। सिमिलर एग्जांपल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप है। ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप ये एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का काम कर रही है, कंजुगेट बेस बना और फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और हमारे पास ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बना है। So this is the energy profile diagram for E1CB. E1CB में आपके पास ये सबस्ट्रेट है। पहले स्टेप में जो आपका कार्बोकैटाइन, सॉरी नॉट कार्बोकैटाइन, कंजुगेट बेस बना है, कार्बेनाइन बना है, वो काफी स्टेबल है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उनसे ज्यादा स्टेबल है जो कि कार्बोकैटाइन थे, क्योंकि कार्बोकैटाइन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए स्टेबल था और ये रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए, ये देखें यहाँ पे ये रेजोनेंस है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। और फिर उसके बाद ये एक और ट्रांजिशन स्टेट से पास होके हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड देता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कार्बेनाइन बना है, ना कि कार्बोकैटाइन। ये नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें ये जो है मिसाइलेट, ये देखें, ये मिसाइलेट, ये हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये बेस इससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आती है। तो ये एक कंजुगेट बेस है और ये कंजुगेट बेस जो है फर्दर एलिमिनेट करके हमें सल्फीन देता है, CS डबल बॉन्ड CH2, ये हमें सल्फीन देता है। और इस सल्फीन को हम इसके साथ जब अटैक कराते हैं तो ये इसको प्रोटेक्शन देता है, यानी OH को उसने प्रोटेक्ट किया है, इस OH को इसने प्रोटेक्ट किया है, सल्फीन इसके साथ लग गया है। और फिर उसके बाद दोबारा इसने हाइड्रोजन इससे एब्स्ट्रैक्ट किया, दोबारा CH3 में कन्वर्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिल गई और इस तरह ये उसको उसने प्रोटॉन ट्रांसफर किया। बेसिकली जो कंजुगेट बेस जिसमें इन्वॉल्व है वो पहली लाइन में, पहली रो में जो रिएक्शन है उसमें है। तो इसका ताल्लुक इससे है, ये इसलिए कि हम E1CB रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे शामिल की है, क्योंकि ये कंजुगेट बेस, ये डीप्रोटोनेशन के बाद यहाँ पे बनती है और ये E1 एलिमिनेशन की एक एग्जांपल है। फर्दर इसके बाद जो होता है वो उसकी प्रोटेक्शन है, उसका E1CB से कोई ताल्लुक नहीं है। E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एसाइल सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें आप देखें ये एसाइल क्लोराइड है, यहाँ से हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पे आती है ये कार्बेनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और इससे जो है ये कीटीन बनता है। सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ E1CB रिएक्शन। ये कीटीन इससे बनता है और OH ने फिर ये फर्दर जो है कीटीन कहाँ यूज हुआ है और इससे क्या बना है, ये एक अलग स्टोरी है। E1CB एलिमिनेशन आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में नजर आएगी। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करती है और ये यहाँ पे कार्बेनाइन बना है और वो कार्बेनाइन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है, क्लोराइड रिमूव होता है। ये एक्चुअली कंजुगेट बेस है जो कि यहाँ पे बनी है और इससे जो इंटरमीडिएट फर्दर रिजल्टेंट इंटरमीडिएट है वो बेंजाइन बना है, यानी फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू E1CB एलिमिनेशन। E1CB एलिमिनेशन के थ्रू होते हैं, तो ये भी उसकी एक एप्लीकेशन है। E1CB एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, वो हॉफमैन प्रोडक्ट है। उसकी वजह ये है कि इसमें पुअर लिविंग ग्रुप होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए ये फेवर करता है हॉफमैन एलिमिनेशन।
यानी अब ये सोडियम मिथॉक्साइड है, यहाँ पे फ्लोरीन इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, इट्स पुअर लिविंग ग्रुप। और मिथॉक्साइड जो है अच्छी बेस है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है, यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपको हाफ मैन प्रोडक्ट यानी 69% हाफ मैन प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। तो फ्लोरीन जो है ये पुअर लिविंग ग्रुप है, उसकी वजह से ये आपको जो है इस तरह का प्रोडक्ट मिला है। लेकिन इसमें ये जो मैकेनिज्म है, ना तो ये E2 है, ना ये E1 है, ना SN2, ना SN1। तो ये जो मैकेनिज्म है इसका, आपने E1CB मैकेनिज्म लिखना है, क्योंकि फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। अगर हम कंपेयर करें E1 को E2 से और E1CB से, E1 और E2 को तो हम पहले भी कंपेयर कर चुके हैं कि E1 में जो है लिविंग ग्रुप पहले लीव करता है और कार्बोकैटायन बनता है। E2 एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें एक साइड से अटैक होता है हाइड्रोजन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है और जैसे लिविंग ग्रुप लीव करता है, तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, बल्कि ये कंसर्टेड रिएक्शन है। E1CB में जो इंटरमीडिएट है वो कार्बेनाइन है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, कार्बेनाइन बनता है, और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो इसलिए इसमें जो इन्वॉल्व है इंटरमीडिएट वो कार्बेनाइन है। So these are further some examples of E1CB reaction, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, यहाँ पे ये भी जो है ये चूंकि अल्कोक्सी ग्रुप है, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नहीं है, तो इसमें E1CB पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होता। ये इथाइल ग्रुप भी चूंकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होता। लेकिन ये कीटो ग्रुप चूंकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, तो ये एक्शन पॉसिबल था। नाइट्रो ग्रुप इज अनदर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, नाइट्राइल इज आल्सो अनदर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। जहां जहां इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप मौजूद है, E1CB के थ्रू एलिमिनेशन हुई है और हमें बाकायदा प्रोडक्ट जो है वो मिला है। So this was the end of this lecture that we have discussed today, E1 and E1CB elimination. I hope you understand. Have a good day.